बाकी टॉपिक के क्वेश्चन हो चुके थे, जो कुछ टॉपिक के क्वेश्चन रह गए थे वो हम लोग अब लेकर के आए हैं। तो अंतरिक्ष सुरक्षा, स्पेस सिक्योरिटी। क्या है स्पेस सिक्योरिटी? हम लोगों ने सीमाओं की सुरक्षा के बारे में जब पढ़ा तो हमने कहा एक तो हमारी भौगोलिक सीमा है यानी स्थल सीमा है, और तटीय सीमा है यानी समुद्री सीमा है। उन सीमाओं की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। और दूसरा, जो हमारा हवाई क्षेत्र है, एयर स्पेस है, उस हवाई क्षेत्र की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन इस हवाई क्षेत्र के ऊपर यानी जो हमारी धरती के ऊपर का, हमारे लैंड एरिया और टेरिटोरियल वाटर जोन के ऊपर का जो वायुमंडल है, उसके ऊपर का जो अंतरिक्ष है, जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कार्य नहीं करता, उस अंतरिक्ष की सुरक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अब जो नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई हैं, उन नई टेक्नोलॉजीज में हम लोगों ने यह देखा है कि सब कुछ सैटेलाइट बेस्ड होता जा रहा है। जो अगला रिसर्च का एरिया है वो अंतरिक्ष है, स्पेस है। जो अगला मतलब पॉजिटिव हो गया, और जो निगेटिव है, अगला युद्ध का एरिया है, युद्ध का क्षेत्र है, वो भी अंतरिक्ष है। तो भविष्य में शोध और विकास की संभावनाएं और युद्ध की संभावनाएं सब अंतरिक्ष में है। इसलिए अगर हम अंतरिक्ष की सुरक्षा के लिए कदम नहीं उठाएंगे तो ऐसी दशा में जो हमारी भारत की सुरक्षा का जो कदम है, भारत की सुरक्षा के जो प्रावधान है, वो प्रभावी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। अब सब कुछ स्पेस पर डिपेंडेंट है। लेकिन स्पेस की सिक्योरिटी बड़ी चैलेंजिंग होती जा रही है। स्पेस की सिक्योरिटी चैलेंजिंग क्यों होती जा रही है? उसके भी वेरियस रीजंस हैं, बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि अब सब कुछ सैटेलाइट ड्रिवन है। जैसे जब भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के एयरबेस को हमने 9 एयरबेस को हमने नष्ट किया, तो हमने उसके पहले क्या किया? हमने उसके पहले पाकिस्तान के एयर स्पेस को ब्लॉक कर दिया। हमारी सेना ने पहले पाकिस्तान के एयर स्पेस को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया। उसका मतलब यह हुआ कि हम क्या कर रहे हैं इस बात की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान ले ही नहीं पा रहा था। चीन ने, क्योंकि चीन के सैटेलाइट को हमने नहीं ब्लॉक किया, क्योंकि चीन से हमारा कोई झगड़ा तो था नहीं, लेकिन चीन बदमाश देश है, बदमाशी की उसने हमारे साथ। उसने हमारे एयर स्पेस की जानकारी लेकर के और पाकिस्तान को शेयर कर दी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो हम अपनी धरती पर क्या कर रहे हैं, ये चीन के माध्यम से पाकिस्तान को पता चला। अन्यथा हमने पाकिस्तान के एयर स्पेस को पूरी तरीके से हमने ब्लॉक कर दिया था। उसके सिग्नल्स को हमने पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था। जैमर टेक्नोलॉजीज हैं, उन जैमर टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके, यानी पाकिस्तान नहीं समझ पा रहा था कि हो क्या रहा है। और जब हमने पाकिस्तान के सारे सिग्नल्स को, सारी फ्रिक्वेंसीज को हमने अपने कब्जे में कर लिया, तो फिर हमने बड़ी आसानी से उनके 9 एयरबेस को तबाह कर दिया। बस दुर्भाग्य यह है कि 9 को ही तबाह किया, 16 थे, 16 तबाह कर देते तो थोड़ा और अच्छा रहता। कहने के लिए केवल 9 हो गया, वरना हम आंकड़ों में लिखते कि पाकिस्तान के सारे एयरबेस हमने तबाह कर दिए। अब हम केवल इतना लिखेंगे कि केवल आधे एयरबेस हमने तबाह किए पाकिस्तान के। लेकिन कोई बात नहीं, पाकिस्तान के एयरबेस तबाह हुए। तो स्पेस सिक्योरिटी के लिए जैसे हमने पाकिस्तान के साथ किया, कोई दूसरा देश भी हमारे साथ ऐसा करने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि हमारा भी ऐसा नहीं है कि हमारा विवाद बड़े देशों से नहीं है। चीन से हमारा पुराना विवाद है, और चीन भारत की तरक्की फूटी आंख पसंद नहीं करता। अमेरिका भी भारत की तरक्की फूटी आंख पसंद नहीं करता। अमेरिका की डीप स्टेट, CIA भारत की उन सरकारों को हमेशा से अस्थिर करने की कोशिश करते रहे हैं जो भारत को तेजी से तरक्की दिलाना चाहते हैं, भारत को आगे ले जाना चाहते हैं। और जब भारत को आगे ले जाना चाहते हैं तो अमेरिका को भारत के आगे आने से खतरा है। क्योंकि विश्व में 3 ही इकोनॉमी है अमेरिका के बाद, चीन, जर्मनी और भारत। और भारत अभी 1 साल के भीतर तेजी से 3rd इकोनॉमी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आज पेपर में जो खबर छपी है वो हम सब लोगों के लिए बेहद उत्साहवर्धक है। ट्रंप के 50% टैरिफ के बावजूद भारत का निर्यात 9.5% लगभग बढ़ गया 1 महीने में। हमारी सरकार ने जो कदम उठाए, उन कदमों का असर यह रहा कि ट्रंप के टैरिफ का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि निर्यात हतोत्साहित होगा, निर्यात बढ़ गया। ट्रंप ने टैरिफ लगाया, निर्यात 9.5% बढ़ गया। तो ये बेहद उत्साहजनक आंकड़ा है, ये बेहद उत्साहजनक आंकड़ा है। तो ऐसी दशा में जब हमारे पास इस तरीके का इकोनॉमिक बूम है, जबकि विश्व की इकोनॉमी रेंग रही है ना, विपक्षी क्या कहते हैं जाने दो, यहाँ से मजबूत होना चाहिए तब आलोचना हो पाती है, यहाँ से जो मजबूत नहीं होता वो स्वस्थ आलोचना भी नहीं कर पाता। तो विपक्षी की बात जाने दो, लेकिन जो आंकड़े की बात है, आंकड़े की बात क्या, आज ही पेपर की खबर मैं बता रहा हूँ आपको, कल के पेपर में जो खबर छपी थी कि निर्यात 9.5% बढ़ गया 1 महीने में। जबकि हमारे देश के कुछ नेता हमारी देश की अर्थव्यवस्था को क्या कह रहे थे कि सड़ चुकी है, गंदी हो चुकी है, खराब हो चुकी है। तो भारत बहुत तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। खतरा 2 को है, अमेरिका और चीन। क्योंकि चीन नंबर 2 पर है, अमेरिका नंबर 1 पर है। और जर्मनी तो अब छूटने वाला है, 1 साल के भीतर पीछे चला जाएगा। हम नंबर 3 की इकोनॉमी हो जाएंगे, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बनने वाले हैं। ऐसे परिवेश में कोई भी देश भारत को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता। तो कहने का आशय यह है कि इस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा सकता है। दूसरी बात, अब अंतरिक्ष युद्ध का क्षेत्र है और हम भी अंतरिक्ष में युद्ध के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं। काइनेटिक किल इंटरसेप्टर, इंटरसेप्ट टेक्निक, काइनेटिक किल इंटरसेप्ट टेक्निक होती है। काइनेटिक किल इंटरसेप्ट टेक्निक का मतलब यह है कि जो सैटेलाइट बहुत तेज गति से मूव कर रहा है, बहुत तीव्र गति से मूव कर रहा है, उस सैटेलाइट को, काइनेटिक मतलब जो तेजी से गतिमान है, इंटरसेप्ट करना मतलब उसको पहचानना, आइडेंटिफाई करना, और किल मतलब उसको मार देना। तो काइनेटिक किल इंटरसेप्ट टेक्निक
केवल अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों के पास थी, बस, बाकी देशों के पास नहीं थी। भारत उसमें शामिल हो गया। भारत विश्व के उन 4 देशों में शामिल हो गया जिसके पास काइनेटिक किल इंटरसेप्ट टेक्निक है, यानी चलते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए उपग्रह को आइडेंटिफाई करना और उस सैटेलाइट को मार गिराना। तो अब जो अगला युद्ध है, अगले युद्ध की तैयारी अंतरिक्ष में है, क्योंकि जब हम लोग सैटेलाइट को मार गिरा रहे हैं तो सैटेलाइट से आने वाले जो सिग्नल्स हैं हम उनको भी जैम कर सकते हैं, जैसे हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर में करके दिखाया, पाकिस्तान का जाम कर दिया, हमने सिग्नल ही जाम कर दिया। तो हम जैमर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं और जैमर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम जैम कर लेते हैं, सिग्नल को जैम कर देते हैं। जो काइनेटिक किल इंटरसेप्ट टेक्निक है, अगर और देश आगे भी कोशिश करेंगे और रिसर्च करेंगे तो इस तरीके से अंतरिक्ष युद्ध का क्षेत्र बनता जाएगा, और युद्ध का क्षेत्र बन ही चुका है। अमेरिका, रूस, चीन बड़े प्रतिद्वंदी हैं। हम तो केवल डिफेंसिव मोड के लिए सारे काम करते हैं, लेकिन ये सब तो हमले के लिए करते हैं। तो इसके आधार पर भी बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा जो अंतरिक्ष है उसमें बड़ी तेजी से गार्बेज फैलता जा रहा है, कूड़ा फैलता जा रहा है। जितने सैटेलाइट हैं उनकी एक अवधि होती है, उस अवधि के बाद वो सैटेलाइट काम करना बंद कर देते हैं। तो जब उस समय के बाद वो सैटेलाइट काम करना बंद कर देते हैं तो वो वही अंतरिक्ष में उसी वेग से एक गार्बेज के रूप में, एक कूड़े के रूप में घूमते रहते हैं। और वो घूमते हुए ग्रह हैं, उपग्रह हैं समझ लो, सैटेलाइट और विभीषिका है, और हर देश सैटेलाइट भेजने की प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है। और पुराने सैटेलाइट बेकार होते जा रहे हैं, वो भी अंतरिक्ष में उसी गति से घूम रहे हैं, नए सैटेलाइट और लॉन्च होते जा रहे हैं। तो ऐसे परिवेश में जो अंतरिक्ष में गार्बेज है, कूड़ा है, टेक्नोलॉजी का कूड़ा है, वो बहुत बढ़ता जा रहा है, उसकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है। बाकी स्पेस स्टेशन बनाए जा रहे हैं, अमेरिका का स्पेस स्टेशन है, रूस का स्पेस स्टेशन है, और हमारा भी स्पेस स्टेशन बनने जा रहा है, लॉन्च होने जा रहा है। इस स्पेस स्टेशन के कारण भी बड़े पैमाने पर वहां पर गार्बेज इकट्ठा होगा। भाई 6 महीने आदमी रहेगा तो गार्बेज तो इकट्ठा होगा ही। तो इस तरीके से पूरा स्पेस एक गार्बेज सेंटर बनता जा रहा है, और इस गार्बेज को कंट्रोल करने के लिए हमें कदम उठाने होंगे, भूमिका निभानी होगी। इसलिए अब जो स्पेस सिक्योरिटी है वो हमारे लिए चैलेंजिंग है। हमारे जितने आर्मी के सिग्नल्स हैं, हमारे जितने मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, हमारा जितना मिसाइल गाइडेड प्रोग्राम है, ये सब स्पेस टेक्नोलॉजी पर ही नॉर्मली बेस्ड है। और अगर कोई स्पेस को कंट्रोल कर ले जाए तो ये सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए स्पेस सिक्योरिटी के लिए भारत ने कदम उठाए हैं, मिशन शक्ति लॉन्च किया है, और एंटी सैटेलाइट किल टेक्निक हमने डेवलप की है, यानी हम सैटेलाइट को मार सकते हैं, घूमते हुए सैटेलाइट को जैम कर सकते हैं। तो एंटी सैटेलाइट टेक्निक्स हमने डेवलप की हैं। इसके अलावा एमिसेट भारत ने लॉन्च किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है ना, एमिसेट लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा। उपग्रह आप लोग जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट, जिसके माध्यम से अब हम सैटेलाइट के माध्यम से जासूसी करते हैं, सैटेलाइट के माध्यम से हम इंटेलिजेंस कलेक्ट करते हैं। तो अलग से एमिसेट भारत ने लॉन्च किया है। इसके अलावा हमारी जो तीनों सेनाएं हैं और इसरो, ये सब मिल करके स्पेस रिसर्च के लिए काम कर रहे हैं, और एक डिफेंस स्पेस कमांड स्थापित करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। तो भारत ने भी स्पेस सिक्योरिटी की चिंता को समझा है और इसके लिए कदम उठाया है, लेकिन और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जानी चाहिए, रिसर्चर्स को प्रमोट किया जाना चाहिए, किया जा रहा है, अच्छी बात है, रिसर्चर्स को प्रमोट किया जाना चाहिए। और जो नीडफुल टेक्नो लीगल मेजर्स हैं, टेक्नो लीगल मेजर्स का मतलब यह है कि जो भी तकनीक आधारित कानूनी कदम है, उन तकनीक आधारित कानूनी कदमों को शीघ्रातिशीघ्र उठाया जाना चाहिए, जिससे इन कार्यों में विलंब न हो सके और इसे प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। तो ये स्पेस सिक्योरिटी के बारे में चर्चा है। तो लिखो स्पेस सिक्योरिटी, लिखो विगत वर्षों में अंतरिक्ष के प्रयोग में तीव्र वृद्धि हुई है। विगत वर्षों में अंतरिक्ष के प्रयोग में तीव्र वृद्धि हुई है। विगत वर्षों में अंतरिक्ष के प्रयोग में तीव्र वृद्धि हुई है, और सैटेलाइट अंतरिक्ष स्टेशन का उपयोग, सैटेलाइट अंतरिक्ष स्टेशन का उपयोग सुरक्षा और विकास जैसे कार्यों के लिए किया जाने लगा है। सुरक्षा और विकास जैसे कार्यों के लिए किया जाने लगा है। अतः अंतरिक्ष का सुरक्षित उपयोग आवश्यक है। सुरक्षित और आबाद, अंतरिक्ष का सुरक्षित उपयोग आवश्यक है। चुनौतियां लिखो, क्या है अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए चुनौतियां। पहला पॉइंट लिखो, अंतरिक्ष में उपकरणों और साधनों, अंतरिक्ष में उपकरणों और साधनों के घनत्व में निरंतर वृद्धि हो रही है। उपकरणों और साधनों के घनत्व, डेंसिटी में निरंतर वृद्धि हो रही है। अगला पॉइंट, अंतरिक्ष में कचरे की मात्रा में, गार्बेज की मात्रा में निरंतर वृद्धि हो रही है। पुराने सैटेलाइट गार्बेज हो जाते हैं, कचरे की मात्रा में निरंतर वृद्धि हो रही है। अगला पॉइंट, सुरक्षा और खुफिया कार्यों के लिए अंतरिक्ष का प्रयोग किया जा रहा है। सुरक्षा और खुफिया कार्यों के लिए अंतरिक्ष का प्रयोग किया जा रहा है। अतः दूसरे देशों के द्वारा
अतः दूसरे देशों के द्वारा दुरुपयोग की संभावनाएं बनी रहती हैं। दूसरे देशों के द्वारा दुरुपयोग की संभावनाएं बनी रहती हैं। जैसे जैमर तकनीक का उपयोग कर जैसे जैमर तकनीक का उपयोग कर सैटेलाइट से आने वाले संचार को बाधित किया जा सकता है। सैटेलाइट से आने वाले संचार को बाधित किया जा सकता है। अगला पॉइंट, अंतरिक्ष में युद्ध की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। अंतरिक्ष में युद्ध की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। भारत, अमेरिका, रूस और चीन भारत, अमेरिका, रूस और चीन ने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है ऐसी तकनीक विकसित की है और काइनेटिक किल इंटरसेप्ट टेक्निक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। काइनेटिक किल इंटरसेप्ट टेक्निक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब लिखो भारत के द्वारा उठाए गए कदम। भारत के द्वारा उठाए गए कदम, पहला पॉइंट लिखो, भारत ने मिशन शक्ति नामक परीक्षण किया है। 2019-20 में किया है। 2019-20 में मिशन शक्ति नामक परीक्षण किया है। यह एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट है। यह एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट है। इसके माध्यम से अंतरिक्ष की सुरक्षा के लिए एंटी सैटेलाइट हथियार निर्मित किए जा सकते हैं। एंटी सैटेलाइट हथियार निर्मित किए जा सकते हैं। अगला पॉइंट, भारत की तीनों सेनाओं के साथ मिलकर स्पेस डिफेंस एजेंसी पर कार्य किया जा रहा है। स्पेस डिफेंस एजेंसी पर कार्य किया जा रहा है। अगला पॉइंट, डीआरडीओ, इसरो जैसी संस्थाएं इस दिशा में निरंतर शोध कर रही हैं। अगला पॉइंट, भारत ने एमिसैट सैटेलाइट या उपग्रह लॉन्च किया है। एमिसैट सैटेलाइट उपग्रह लॉन्च किया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट कहते हैं। ई फॉर इलेक्ट्रो, एम फॉर मैग्नेटिक, आई फॉर इंटेलिजेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट एमिसैट लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट की सुरक्षा और खुफिया सूचनाओं के संग्रहण से संबंधित भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट लिखो, अंतरिक्ष सुरक्षा के संदर्भ में भारत अन्य देशों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। उपाय लिखिए, क्या कदम उठाए जाने चाहिए। उपाय में लिखो, पहला पॉइंट, अंतरिक्ष सुरक्षा के क्षेत्र में शोध कार्यों में तीव्र वृद्धि होनी चाहिए। अंतरिक्ष सुरक्षा के क्षेत्र में शोध कार्यों में तीव्र वृद्धि होनी चाहिए। शोध तो किया ही जा रहा है और हम लोग प्रमोट करें, शोध कार्यों को तीव्र वृद्धि होनी चाहिए। अगला पॉइंट, आवश्यक टेक्नो लीगल मेजर कदम उठाए जाएं। तकनीकी वैधानिक टेक्नो लीगल कहते हैं, इसको आप ऐसे ही टेक्नो लीगल लिखें तो ठीक है। आवश्यक टेक्नो लीगल कदम उठाए जाएं। अगला पॉइंट लिखें, स्पेस सिक्योरिटी का अलग कमांड गठित किया जाए। तो ये हो गया स्पेस सिक्योरिटी के बारे में। अब इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस। बेसिकली जब हम सुरक्षा बलों की बात करते हैं तो यहां पर सुरक्षा बलों से आशय हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल है। और जब हम रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे बलों का योगदान होता है, बहुत सारे फोर्सेस कंट्रीब्यूट करती हैं। जैसे अगर हम एजेंसियों की बात करें, जो सुरक्षा संबंधी एजेंसियां हैं, तो सुरक्षा एजेंसियां बहुत सारे भागों में बढ़ जाती हैं। एक तो सेना हो गई, जो सबसे बड़ी एजेंसी है। दूसरा
केंद्रीय पुलिस बल हो गए। तीसरा राज्य पुलिस हो गई, क्योंकि पुलिस राज्य की ही होती है, राज्य की ही पुलिस काम करती है मोटे तौर पर। चौथा खुफिया एजेंसियां हो गई, और इसके बाद जांच एजेंसियां होती हैं। तो सेना में तीनों सेनाएं शामिल हैं, आर्मी शामिल है, एयरफोर्स शामिल है और नेवी शामिल है, तीनों शामिल हो गए। स्टेट की पुलिस है, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे तो सब कुछ बेहतर रहेगा। खुफिया एजेंसियां हैं, हर लेवल पर खुफिया एजेंसीज बनाई गई हैं, समन्वय तंत्र बनाया गया है, और उन सबके माध्यम से इंटेलिजेंस कलेक्ट कर इस पर एक्ट किया जाता है। जहां कहीं घटनाएं घटित होने वाली हैं, उनको घटित होने से रोकना या घटित होने के बाद जांच पड़ताल करना, जैसे एनआईए है, ईडी है, इस तरीके की एजेंसियां, ये आईबी है, रॉ है, इस तरीके की एजेंसियां हैं, तो ये सब काम करती हैं। हमारा पर्पज यहाँ पर बेसिकली केंद्रीय पुलिस बल को पढ़ना और समझना है, क्योंकि सेना बाहर से सुरक्षा देती है, विदेशी बाहरी हमलों से रक्षा देती है, हमारी सुरक्षा करती है। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, इसका जो सबसे बड़ा काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, अपराध नियंत्रण करना है, संगठित अपराध पर नियंत्रण करना है। तो ये सारे काम लोकल पुलिस के हैं। शांति व्यवस्था बनी रहेगी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, तो सारी चीजें बेहतर रहेंगी, कोई समस्या नहीं आएगी। इसके लिए जो खुफिया एजेंसीज हैं वो खुफिया इनपुट कलेक्ट करते हैं, सूचनाएं, खुफिया सूचनाएं इकट्ठी करते हैं और विभिन्न एजेंसियों को प्रोवाइड करते हैं। कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर जांच एजेंसियां जांच करती हैं। लेकिन विगत वर्षों में जो हमारी सिक्योरिटी रही है, उसमें जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेज हैं, उन सेंट्रल पुलिस फोर्सेज ने बिल्कुल अलग तरीके की भूमिका निभाई है। एक तरीके की भूमिका नहीं है, बल्कि बड़ा डाइवर्सिफाइड रोल प्ले किया है उन्होंने। तो यहाँ पर सुरक्षा बलों में हम लोग ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। हम लोग लोकल पुलिस का यही इतना रोल है मोटे तौर पर सुरक्षा के नजरिए से। सेना पढ़ना नहीं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी पढ़ नहीं रहे, तो केंद्रीय सुरक्षा बल में जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उन सिक्योरिटी फोर्सेज में हम लोग केंद्रीय सुरक्षा बलों, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज की चर्चा करते हैं। केंद्रीय सुरक्षा बल, सुरक्षा बलों में हम लोग केंद्रीय सुरक्षा बल की चर्चा कर रहे हैं। जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं, सीएपीएफ है, उनकी चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि पुलिस राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसलिए पुलिस की जिम्मेदारी राज्यों की है। लेकिन क्योंकि खतरे बड़े हैं, देश बड़ा है, खतरे बड़े हैं, चिंता ज्यादा है, व्यापक है, तो ऐसे परिवेश में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अगर पुलिस फेल हो जाती है, पुलिस सफल नहीं हो पाती है, तो पहले हम केवल सेना की तैनाती करते थे। लेकिन सेना की तैनाती हम नहीं करना चाहते और नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर से हमारे खतरे बहुत बढ़ गए हैं। इसलिए सेना को युद्ध की नई नई तकनीक पर काम करना होगा, चिंतन करना होगा। अब सोचो, अगर सेना ने हमारे युद्ध की तकनीकों पर काम नहीं किया होता, रिसर्च नहीं किया होता, तो हमारे ऊपर बहुत सारा अटैक आता, सेना का, पाकिस्तान का अटैक आता और हम झेल ना पाते, हम नुकसान उठा जाते, यह हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या होती। लेकिन हमारी सेना ने युद्ध लड़ने की तकनीकों पर निरंतर शोध किया है, नई संभावनाओं की तलाश की है, नई संभावनाओं की तलाश करके उस पर वर्क किया है, और उसका असर था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। विमानों का नुकसान हम नुकसान इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो पाकिस्तान की वजह से नहीं हुआ, वो चाइना की गद्दारी की वजह से हुआ। क्योंकि हमने तो पाकिस्तान के पूरे सैटेलाइट को ही जाम कर रखा था, हमने पूरे पाकिस्तान के एयर स्पेस को ही जाम कर दिया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है, कहाँ क्या भेजे, कहाँ क्या आए, कहाँ क्या जाए। पाकिस्तान के पास कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो अंधेरे में बैठ गया, बत्ती गुल हो गई उसकी। हमने सरल भाषा में कहा, उसकी बत्ती गुल कर दी थी, वो अंधकार में बैठ गया था। लेकिन चीन टार्च लेके पहुंच गया कि नहीं नहीं देखो, ये भारत का विमान आ रहा है, ये भारत का विमान आ रहा है। हमने ये अंदाजा नहीं लगाया था कि चीन गद्दारी करेगा इस तरीके से, क्योंकि हमें लगा कि चीन न्यूट्रल रहेगा। हम लोगों ने ये सोचा क्योंकि पड़ोसी है और चीन भारत से लगातार कारोबार बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। और ठीक 1-1.5 महीने पहले की बात है, 1-1.5 महीने पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के राष्ट्रपति को फोन किया और उन्होंने कहा कि चीन भारत के साथ मजबूत संबंध बनाना चाहता है, एलिफेंट ड्रैगन टैंगो पर हमें फोकस करना है। टैंगो मतलब डांस, तो ये उनके शब्द थे, इसलिए मैंने टैंगो कह दिया। एलिफेंट ड्रैगन टैंगो पर फोकस करें हम लोग। एलिफेंट मतलब भारत, ड्रैगन मतलब चीन, टैंगो मतलब डांस, यानी भारत और चीन मिलकर डांस करें साथ साथ, यानी बेहतर संबंध बनाएं। तो 1-1.5 महीने पहले चीन हमसे एलिफेंट ड्रैगन टैंगो की बात कर रहा था, तो हम कैसे उम्मीद करें चीन से कि वो हमारे साथ गद्दारी करेगा। लेकिन चीन गद्दार देश है, शुरू से उसकी वही आदत रही है। पहले हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते थे तो हम पर हमला कर दिया। आज खुद उसने कहा कि एलिफेंट ड्रैगन डांस पर हमें फोकस करना है, और 1 महीने बाद उसने पाकिस्तान का साथ देकर के फिर से हमारे साथ गद्दारी कर दी। तो फिर हमारे 3-4 विमान हताहत हो गए। लेकिन जब हमारे 3-4 विमान गिरे तो हमको समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि पाकिस्तान का तो एयर स्पेस हमने जाम कर रखा है, पाकिस्तान की तो औकात ही नहीं, हैसियत ही नहीं कि वो कुछ कर सके, तो कैसे विमान गिर रहे हैं। तब पता चला कि अच्छा ये गद्दारी कर रहा है, चीन गद्दारी कर रहा है बैठ करके। तो इसलिए उसको तो हम नुकसान मानते नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान की वजह से हुआ नहीं। लेकिन हमने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भूमिका निभाई और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत पर अटैक लॉन्च किया, वो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान तो अंदर अंदर तैयारी कर रहा था, और अगर हम तैयारी न कर रहे होते तो हम भी डैमेज उठाते, हम भी नुकसान उठाते, कुछ डैमेज को कंट्रोल करते, कुछ डैमेज कंट्रोल न कर पाते तो नुकसान होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमने पूरी क्षमता के साथ प्रदर्शन किया। तो केंद्रीय सुरक्षा बलों के बारे में जहां से क्वेश्चन आते हैं, केंद्रीय सुरक्षा बलों में जो सबसे बड़ा सुरक्षा बल है वो है सीआरपीएफ। चलते रहो प्यारे फटाफट, यानी सेंट्रल
रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ। इसकी बहुत सारी बटालियन अलग अलग बनाई गई हैं, जैसे आरएएफ बनाई गई है, रैपिड एक्शन फोर्स बनाई गई है। कहीं भी अगर कोई भी हिंसा आदि जन्म लेती हो तो रैपिड एक्शन फोर्स को भेज दिया जाता है, त्वरित कार्यवाही बल। एकदम यंग लोग होते हैं, 30 साल से ज़्यादा के लोग आरएएफ में नहीं रखे जाते, आरएएफ से हटा दिए जाते हैं 30 साल की उम्र पूरी होते ही। तो एकदम यंग ट्रूप होता है, त्वरित एक्शन में आता है। कहीं अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो जाए, कहीं हिंसा हो जाए, तो आरएएफ के जवान भेजे जाते हैं। कोबरा कमांडो यूनिट बनाई गई है, ये कमांडो यूनिट है, कमांडो बटालियन, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। कोबरा कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। जैसे वाम उग्रवादियों से लड़ने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सीआरपीएफ के जवानों को ही सौंपी गई है। इसके अलावा फिर बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। हमने चर्चा की थी कि बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा से लगी हुई सीमाओं की सुरक्षा प्रदान करता है। बीएसएफ के साथ आईटीबीपी है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, यानी चीन की सीमा से लगी हुई जो इकाई है वो आईटीबीपी है, और आईटीबीपी के माध्यम से ही भारत और चीन की सीमाओं की सुरक्षा की जाती है। एसएसबी है, सशस्त्र सीमा बल है, और इस एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के माध्यम से जो भूटान और नेपाल की सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा की जाती है। एआर आसाम राइफल्स है, आसाम राइफल्स के माध्यम से जो म्यांमार से लगी हुई सीमाएं हैं उन सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाई जाती है। इसके अलावा एनएसजी कमांडोज हैं हमारे देश में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हैं, एनएसजी हैं, जो हमारे देश का कमांडो दस्ता है, कमांडो दस्ता है। और कहीं भी अगर कोई ऑपरेशन बहुत कम समय में संपादित करना है, आतंकी हमलों को न्यूट्रलाइज करना है, कहीं भी आतंकी हमले हो जाएं, तो एनएसजी के कमांडो दस्ते हमेशा भेज दिए जाते हैं। हालांकि कभी कभी बड़ी चिंता होती है, चिंता इसलिए होती है जैसे जब मुंबई में 2008 में आतंकी हमले हुए तो हमने कमांडो दस्ता भेजने में बहुत देर कर दिया। कमांडो दस्ता भेजने में हमने देर इसलिए कर दिया कि जिस विमान से, एनएसजी का अपना खुद का विमान है जिससे एनएसजी के जवान जाते हैं, वो विमान चंडीगढ़ में था, तो हमारे पास कोई विमान ही नहीं था जिससे हम एनएसजी के जवानों को मुंबई में ले जा सकें, उतार सकें। हमने दूसरे दिन विमान अरेंज किया, तब हमने एनएसजी कमांडो को दिल्ली से एयरलिफ्ट करके और हमने मुंबई पहुंचाया। तो इतनी देरी कर दी हम लोगों ने एनएसजी कमांडो पहुंचाने में। तो कभी कभी लापरवाहियां होती हैं सरकारों के स्तर पर, लेकिन जब भी एनएसजी के कमांडो पहुंचते हैं कहीं भी तो उसका एक बेहतर इंपैक्ट हमारे सिक्योरिटी सिस्टम पर दिखलाई पड़ता है। सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जितने भी हमारे प्रतिष्ठान हैं जैसे मेट्रो है, एयरपोर्ट है, या सरकारी कंपनियां हैं, उद्योग हैं, उन सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ के जवान निभाते हैं। आरपीएफ, ये केवल और केवल रेलवे के प्रोटेक्शन के लिए है, बाकी नहीं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रेलवे मंत्रालय के अधीन काम करता है, केवल और केवल रेलवे के प्रोटेक्शन के लिए है। बाकी अब साइबर सिक्योरिटी फोर्स का भी गठन करने की घोषणा कर दी गई है, तो भर्ती करके जब लोगों को ट्रेंड कर दिया जाएगा और साइबर सिक्योरिटी फोर्स अस्तित्व में आ जाएगी तो हम लोग यहाँ पर उसकी भी चर्चा करेंगे। फिलहाल गृहमंत्री ने साइबर सिक्योरिटी फोर्स के गठन की घोषणा कर दी है, और ये बेहद जरूरी थी कि साइबर सिक्योरिटी फोर्स बनाया जाए। इनिशियली लगभग 5000 लोगों की भर्ती का टारगेट साइबर सिक्योरिटी फोर्स में रखा गया है, धीरे धीरे संख्या बढ़ाई जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल इनिशियल लेवल पर इस तरीके की व्यवस्था की गई है। तो ये केंद्रीय पुलिस बल हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा की जिम्मेदारी समय समय पर निभाया करते हैं। सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं, किस रूप में निभाते हैं? सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने में इनका दायरा बहुत बड़ा है। जैसे सीमाओं की सुरक्षा तो ये करते ही हैं, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स, ये सब हमारी सीमाओं की सुरक्षा तो करते ही हैं, लेकिन सीमाओं की सुरक्षा करने के साथ साथ ये अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे देश में कहीं भी उग्रवादी घटनाएं हो जाए तो इनकी तैनाती की जाती है, जैसे सीआरपीएफ की तैनाती की गई है वाम उग्रवाद से निपटने के लिए। लेकिन हमने आपको पढ़ाया था जब वाम उग्रवाद पढ़ रहे थे कि सीआरपीएफ के साथ साथ कभी कभी बीएसएफ को भी, एसएसबी के जवानों को भी तैनात किया गया है सीआरपीएफ के साथ ऑपरेशन में, और इस तरीके से वाम उग्रवाद से निपटने में बीएसएफ और एसएसबी के लोग भी शामिल होते रहे हैं। ये मोटे तौर पर जिम्मेदारी सीआरपीएफ के जवानों को दी गई है। इसके अलावा कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो जाए तो इन्हीं जवानों की तैनाती की जाती है, मोटे तौर पर सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की जाती है। कहीं आपदाएं आ जाएं तो अब तो हमारे पास एनडीआरएफ अलग है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है वो, हमने उसको यहाँ पर इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि वो सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि आपदा प्रबंधन के लिए है, लेकिन वो भी केंद्रीय पुलिस बल का हिस्सा है। एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। भारत विश्व का अनोखा देश है जहां पर इस तरीके का अलग सिक्योरिटी फोर्स है, और तुर्की, जिस गंदे देश ने पाकिस्तान का साथ दिया, उस तुर्की में मदद पहुंचाने वाला जो देश है वो भारत था। जब वहां पर बड़े पैमाने पर भूकंप आया, सबसे पहले मदद पहुंचाने वाले देशों में भारत था। विमान से एनडीआरएफ के जवान भेजे गए, पैसा भेजा गया, खाद्यान्न भेजे गए, कपड़े भेजे गए, दवाइयां भेजी गई, भारत ने भेजा। और उस जो वहां का राष्ट्रपति है गधा एर्दोगन, वो पाकिस्तान का साथ देने लगा। एहसान फरामोश
पाकिस्तान ने चवन्नी की मदद नहीं की, खुद हाथ में कटोरा लिए खड़ा रहता है, कहाँ मदद करेगा किसी की। चवन्नी की मदद नहीं की उसने। और भारत ने पूरा विमान भेजा, एनडीआरएफ के जवान भेजे, दवाइयाँ भेजी, पैसा भेजा, अनाज भेजा, लेकिन तब भी वो पाकिस्तान की मदद करता रहा, जबकि कोई जरूरत ही नहीं थी मदद करने की। तो इस्लाम के नाम पर समस्या गंभीर है इस पूरे विश्व में, कि इस्लाम धर्म के नाम पर चरमपंथी एक हो जाते हैं। तो सेंट्रल जितनी भी हमारी ये फोर्सेज हैं, इन फोर्सेज ने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई है। आपदा प्रबंधन में एनडीआरएफ अपना अलग रोल तो प्ले करता है, लेकिन एनडीआरएफ के साथ भी अन्य लोगों की जरूरत पड़ती है। जैसे जब भुज में, गुजरात में भुज में बड़ा विनाशकारी भूकंप था, जब विनाशकारी भूकंप आया तब तो एनडीआरएफ नहीं थी, तो सबसे पहले भूकंप के स्थान पर पहुंचने वाली जो टीम है वो बीएसएफ थी, क्योंकि गुजरात में बीएसएफ की तैनाती है, पाकिस्तान से लगे हुए बॉर्डर है, तो बीएसएफ की तैनाती है। और उस बीएसएफ की यूनिट सबसे पहले गुजरात के भुज में पहुंची, वहां चीजों को मैनेज करने के लिए। जब उत्तराखंड में आपदा आई, भीषण आपदाएं आई, इस बार भी आई, अब तो खूब बादल फट रहे हैं, और अभी कल परसों देहरादून में भी फट गए। फिर जब अनियोजित विकास होगा, हम पहाड़ों के साथ, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो वो भी हमारे साथ करेंगे, सीधी सी बात है। तो उत्तराखंड में आपदा के दौरान आईटीबीपी के जवानों ने, क्योंकि उनको दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों पर अभियान चलाने का ट्रेनिंग होता है, बर्फीले क्षेत्रों में अभियान चलाने की ट्रेनिंग होती है, तो आईटीबीपी के जवानों को लगाया गया एनडीआरएफ के साथ, और आईटीबीपी के जवानों ने उत्तराखंड की आपदा के दौरान राहत कार्यों के संचालन में और पुनर्वास में बड़ी प्रभावी भूमिका निभाई। तो जहां कहीं आपदाएं आती हैं, उन आपदाओं के प्रबंधन में इन सुरक्षा बलों ने भी बहुत बेहतर भूमिका निभाई है। वीआईपीज की सुरक्षा करने में वीआईपीज को सुरक्षा दी जाती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा तो अलग है, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड बनाए जाते हैं, एसपीजी बनाए जाते हैं। एसपीजी में सबसे लिए जाते हैं सुरक्षा के सैनिक, और बड़े रैंडम रोटेशन होते हैं, जिससे कोई प्लान न कर सके, जिससे किसी को पता ना हो कि उसकी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ड्यूटी लगेगी, नहीं लगेगी, कब लगेगी, कुछ पता ना हो, तो एक रैंडम रोटेशन होता है वहां पर। तो इस प्रकार एसपीजी तो अलग है प्राइम मिनिस्टर के प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि दो प्रधानमंत्री की हत्या हो चुकी है हमारे यहाँ, तो इसलिए एसपीजी का काम बिल्कुल डिफरेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोटेक्शन करता है। इसके अलावा जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए इंटेलिजेंस खतरा बताती है, खुफिया एजेंसियां खतरा बताती हैं, तो उसके लिए सुरक्षा दी जाती है, जेड श्रेणी, वाई श्रेणी, एक्स श्रेणी, तो इस तरीके की सुरक्षा दी जाती है। ये एक्स वाई जेड की जो श्रेणियां हैं वो नंबर ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल के आधार पर बनाई जाती हैं, कि कितने सुरक्षा बल के सैनिक उसमें तैनात रहेंगे। जो जेड श्रेणी, जेड प्लस श्रेणी होती है, उसमें एनएसजी के कमांडो भी तैनात होते हैं, बाकी सब में नहीं होते हैं। तो इस तरीके से सुरक्षा बलों के नंबर के हिसाब से ये श्रेणियां बनाई गई हैं। तो जितने भी जो हमारे देश के वीआईपी लोग हैं, उन वीआईपी लोगों की सुरक्षा का दायित्व भी सुरक्षा बल के जवान निभाते हैं। इतना ही नहीं, जो पूरे विश्व की सुरक्षा करते हैं, जो जगत नियंता हैं, जिनके इशारों पर पूरा संसार चल रहा है, जो पूरे विश्व की सुरक्षा करते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ये जवान निभाते हैं। जैसे भगवान श्री राम मंदिर की सुरक्षा, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा, बाकी बिहारी मंदिर की सुरक्षा, वाराणसी में बाबा भोलेनाथ की सुरक्षा इत्यादि। इन सारे महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा का दायित्व हमारे इन्हीं सुरक्षा बल के जवानों को सौंपा जाता है। ज्यादातर सीआरपीएफ के जवानों को सौंपा जाता है, ज्यादातर तो सीआरपीएफ के जवान ही तैनात होते हैं और इन महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा जितने हमारे महत्वपूर्ण स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं, जैसे ताजमहल की सुरक्षा हो गई, या फिर हमारे जो महत्वपूर्ण इस्टेब्लिशमेंट हैं, जैसे मेट्रो की सुरक्षा हो गई, दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा और तमाम सारी चीज़ों की सुरक्षा, हमारे जितने बड़ी बड़ी औद्योगिक कंपनियां हैं, उन सारी औद्योगिक कंपनियों की सुरक्षा, इन सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ये सुरक्षा बल के जवान निभाते हैं। मोटे तौर पर मेट्रो या हमारे एयरपोर्ट या हमारे इस तरीके के औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ के जवान निभाते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के जवान निभाते हैं। और ये कितनी अच्छी सुरक्षा करते हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब लंदन में मेट्रो में आतंकी हमला हुआ, 2017 की बात है, लंदन की मेट्रो में आतंकी हमला हुआ, तो उस आतंकी हमले के बाद ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अब लंदन में भी मेट्रो की सुरक्षा वैसे ही की जाएगी जैसे दिल्ली में मेट्रो की सुरक्षा होती है। कितने बड़े गौरव और कितने बड़े गर्व की बात थी कि अंग्रेजों ने यह रिकॉग्नाइज किया कि अब वो पीछे जा रहे हैं, भारत आगे जा रहा है। सिक्योरिटी में, मेट्रो जैसी चीजों की सिक्योरिटी में, जो हमारे एस्टैब्लिशमेंट है उनकी सिक्योरिटी में ब्रिटेन जैसे देशों से भारत आगे है। और हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं, हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल की रणनीतियां हैं, स्ट्रेटजी हैं, वो उन देशों से काफी बेहतर हैं और कामयाब हैं। ब्रिटेन ने ये नहीं कहा कि जैसे अमेरिका में सिक्योरिटी होती है हम वैसे सिक्योरिटी करेंगे। ब्रिटेन ने कहा जैसे भारत सिक्योरिटी करता है अपने मेट्रो की, दिल्ली मेट्रो की, वैसे लंदन भी अपने मेट्रो की सुरक्षा करेगा। तो जहां जहां भी हमारे सिक्योरिटी पर्सनल ने काम किया है, उन्होंने बहुत बेहतर भूमिका निभाई है। सीमा पर जो तैनात हमारे सिक्योरिटी पर्सनल हैं, अलग अलग सीमाओं की सुरक्षा करने में, सीमाओं से अपराध को रोकने में, अवैध घुसपैठ को रोकने में, तमाम तरीके की तस्करी आदि को रोकने में बहुत प्रभावी भूमिका निभाते रहे हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। इतना ही नहीं, जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, उन बॉर्डर एरियाज में लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करने में इनकी भूमिका सहायक रही है। जैसे अभी नेपाल में उथल पुथल मची, तो हमारी सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है वो उथल पुथल, लेकिन इसलिए हम लोगों ने नेपाल पढ़ा भी नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मामला होगा तो आईआर में पढ़ा जाएगा। लेकिन नेपाल से अवैध घुसपैठ तो भारत में हो सकती थी, जो नेपाल से जेल तोड़ करके भागे अपराधी थे वो तो भारत में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का इशू था। और हमारे जो एसएसबी के जवान हैं, सशस्त्र सीमा बल के जवान हैं, जो नेपाल की सीमा पर तैनात हैं, उन्होंने बड़ी मुस्तैदी से भूमिका निभाई और कई सारे अपराधियों को पकड़ करके नेपाल पुलिस के हवाले सौंप दिया।
तो जहां कहीं भी इस तरीके की गड़बड़ियां अगर हुई हैं तो हमारे जवानों ने बहुत शानदार रोल प्ले किया है अपने अपने क्षेत्रों में। और इतना ही नहीं, भारत में ही नहीं, विदेशों में भी संयुक्त राष्ट्र संघ शांति मिशनों का आयोजन करता है, पीस कीपिंग फोर्सेस भेजता है विभिन्न देशों में, शांति की स्थापना के लिए सुरक्षा बल भेजता है विभिन्न देशों में, जिससे कि उन देशों में शांति की स्थापना की जा सके। ऐसे देश जो गृह युद्ध के शिकार हैं, ऐसे देश जो जहां आंतरिक सुरक्षा बेहद खतरनाक दौर से गुजर रही है, ज्यादातर अफ्रीकी देश रहे हैं, कांगो, लाइबेरिया, नाइजीरिया, तमाम इस तरीके के देश, बाकी और भी कभी कभी अन्य देश भी रहे हैं, कुछ एशियाई देश भी रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 70 से अधिक जितने मिशन चलाए हैं, उन मिशनों में सबसे ज्यादा मिशनों में भारत के सैनिकों ने योग, लगभग 72-73 ऐसे ही है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा चलाए जाने वाले शांति मिशनों की संख्या 73-74 के आसपास है। उनमें से सबसे ज्यादा शांति मिशनों में भूमिका निभाने में भारत के सैनिकों ने जिम्मेदारी निभाई है। 49 शांति मिशनों में भारत के सैनिकों ने अपनी भूमिका निभाई है दूसरे देशों में। और इतना ही नहीं, दूसरे देशों में शांति की स्थापना करने में 160 से ज्यादा जवान शहीद भी हुए हैं, उन्होंने शहादत भी दी है। तो केवल भारत की सुरक्षा के लिए नहीं, विश्व बंधुत्व की कामना को लेकर चलते हैं और दूसरे देशों की सुरक्षा के चक्कर में हमने अपनी जानें गंवाई हैं शांति मिशनों में अपने सैनिक भेज करके। विश्व में शांति मिशनों में सबसे ज्यादा सैनिक भेजने वाला देश भारत है, सबसे ज्यादा सैनिक भेजने वाला देश भारत है। चीन, अमेरिका जैसे देश उतने सैनिक नहीं भेजते शांति मिशनों में जितने सैनिक भारत भेजता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसका स्थायी मेंबर भारत को होना चाहिए, क्योंकि बढ़ चढ़कर हिस्सा तो भारत ने लिया है। ये 5 देश तो केवल दिखावटी हैं, दिखाने के लिए हैं कि 5 सुरक्षा परिषद के स्थायी देश हैं। किया क्या इन्होंने? सिवाय एक दूसरे को लड़ाने के इन्होंने क्या किया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए? कुछ नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए अगर वास्तव में किसी ने कार्य किया तो वो देश भारत है, और वो परमानेंट मेंबर नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल का। हालांकि हमारी गलतियों की वजह से नहीं है, क्योंकि प्रपोजल हमारे पास था सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने का, लेकिन हमने चीन का नाम बढ़ा दिया, क्योंकि हिंदी चीनी भाई भाई रट रहे थे हम लोग आजादी के बाद। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने चीन को सपोर्ट कर दिया, वरना तो गेंद हमारे पाले में आ रही थी। अगर हमने चीन का नाम प्रपोज नहीं किया होता तो हो सकता है हम होते, लेकिन ठीक है, पुरानी गलतियां नहीं ध्यान देते उस पर, अदूरदर्शिता थी, नहीं ध्यान दिया हमने। लेकिन आज सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे सुरक्षा बल के जवान अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में निभा रहे हैं। तो इस प्रकार इन सभी सुरक्षा बलों ने भारत की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा में अपनी प्रभावी भूमिका निभाई है, प्रभावी योगदान दिया है, चाहे वो शांतिकाल हो उसमें भी और चाहे वो अशांतिकाल हो, दोनों दशाओं में भी। कहीं कोई बड़े मेले आदि या इन सब चीज़ों का आयोजन होता है, जैसे कुंभ का, महाकुंभ का आयोजन था, तो महाकुंभ के आयोजन में पुलिस बल तो तैनात थे ही, लेकिन सीआरपीएफ के जवान भी तैनात कर दिए गए थे, उनकी टुकड़ियां भी बुला ली गई थी, उनकी टुकड़ियों की भी तैनाती कर दी गई थी कुछ क्षेत्रों में, कि भाई सब कुछ तो वैसे पुलिस देखेगी, लेकिन रिजर्व में सीआरपीएफ के जवान रहेंगे तैनात, कि कहीं कुछ हो जाए तो स्थिति संभालने के काम आएंगे, बाकी तो सब कुछ पुलिस देखेगी। तो अगर कहीं ऐसे बड़े आयोजन भी होते हैं तो उनमें भी पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती भी हो जाती है, रहती है। और बाकी मंदिरों आदि की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी तो ये निभा ही रहे हैं। तो चाहे शांतिकाल हो चाहे अशांतिकाल हो, दोनों कालों में इन सुरक्षा बलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन चैलेंजेस हैं इनके साथ कुछ, उन चैलेंजेस पर भी हमें ध्यान देना होगा। पहली बात कि जब ये किसी ऑपरेशन पर जाते हैं दूर दराज क्षेत्रों में, जैसे सीआरपीएफ के जवान वाम उग्रवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन में जाते हैं, बीएसएफ के जवान सीमा पर गश्त करने के लिए निकल जाते हैं लंबे समय के लिए, तो बड़े दुर्गम क्षेत्र होते हैं और उन दुर्गम क्षेत्रों में ऑपरेशन चलाने में इनके साथ बड़ी समस्याएं होती हैं। प्रॉपर खाना नहीं मिलता। भाई खाना कितना होगा, आप हर जगह खाना बना नहीं सकते, क्योंकि दूसरा आपको आइडेंटिफाई कर लेगा जहां धुआं उठेगा, तो खाना बना नहीं सकते। जो बिस्किट और ब्रेड और ये चलने वाली कुछ दिन ऐसे ड्राई चीज़ें हैं वो ले जाते हैं, वही खा के काम चलाते हैं। पानी की बोतल 1-2 लेकर जाएंगे, कितनी लेकर जाएंगे, पानी खत्म हो जाता है, तो जो नदी नाले और तालाब और इन सबके पानी है वही पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है, विवश होना पड़ता है। तो न खाने की सुविधा, न पानी पीने की सुविधा, न नींद की पर्याप्त सुविधा, और ऐसी विषम परिस्थितियों में ऑपरेशन चलाना पड़ता है दुर्गम क्षेत्रों में, लंबे लंबे समय तक ऑपरेशन चलाना पड़ता है। ये इनके मनोबल को गिराता है, ये इनकी प्रेरणा के लेवल को गिराता है, और वहां से आने के बाद आराम भी नहीं मिलता, फिर नए ऑपरेशन पर निकल जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देश बड़ा है और उस जनसंख्या के मुताबिक, और दूसरी बात जितनी खतरनाक चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं उन चुनौतियों के मुताबिक सुरक्षा बलों की संख्या कम है। हालांकि सरकार का ये मानना है कि अगर हम वाम उग्रवाद का खात्मा कर ले जाते हैं, जैसे 2026 तक का टारगेट है, हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हम वाम उग्रवाद का खात्मा कर ले जाते हैं तो भारत के पास कोई बड़ी चुनौती बचेगी नहीं। तो सीआरपीएफ के जवानों की जो एक भरपूर तैनाती की गई है वहां पर, फिर सीआरपीएफ के जवानों की इतनी तैनाती की जरूरत नहीं रह जाएगी, तो सीआरपीएफ के जवान तो खाली रहेंगे। तो अगर हम अतिरिक्त भर्ती कर लेंगे और वाम उग्रवाद खत्म हो गया तो फिर हम उन जवानों को कहां लगाएंगे? वो अनावश्यक खाली बैठे रहेंगे, केवल खाने सोने के लिए हम उनको तनख्वाह क्यों दें? क्योंकि मितव्ययता भी कोई चीज़ होती है, फिजूल खर्ची से बचना चाहती है सरकारें, तो इसलिए अतिरिक्त भर्तियां नहीं की जाती। क्योंकि आपके दिमाग में आएगा ना कि फिर अतिरिक्त भर्तियां क्यों नहीं कर ली जाती? अतिरिक्त भर्तियां इसलिए नहीं की जाती हैं। लेकिन आज की स्थिति में सुरक्षा बलों के साथ ये चैलेंज तो है। कभी कभी सेवा शर्तों से संबंधित विवाद उत्पन्न होता है। सेवा शर्तों से संबंधित उत्पन्न विवाद का मतलब यह है कि जैसे उनकी तैनाती है, नियुक्ति है, पदोन्नति है। कभी कभी हमारे पास कई ऐसे फोन आए सुरक्षा बलों के कि एक अभी कुछ महीने पहले आया था, उत्तराखंड में तैनात है, उसने कहा कि सर हमारे साथ के जो लोग हैं प्रमोट हो गए, हम भी कोटे में हैं, लेकिन हमारा प्रमोशन नहीं हुआ, क्या करें हम? हाईकोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, क्या करें? क्योंकि विभाग में हमने लेटर लिखा, विभाग को हमने कहा, विभाग ने हमारे लेटर को ध्यान ही नहीं दिया, विभाग ने हमारे लेटर का संज्ञान ही नहीं लिया, हम क्या करें? हमारा काम करने का मन नहीं लगता।
क्योंकि साथ के लोगों का प्रमोशन हो गया। तो अगर किसी का प्रमोशन रोका जा रहा है, किसी का किया गया है, किसी का नहीं किया गया है, तो विभाग को स्पष्टीकरण देना चाहिए, उसको पता तो हो कि उसका प्रमोशन क्यों रुक गया। इस तरीके की चीजें नहीं है। तो जो सेवा शर्तें हैं वो मनोबल गिराती हैं, मनोबल कमजोर करती हैं। एक बात, कोई ऐसा साधन नहीं जहां वो मुकदमा ले जाएं। अब ऐसे मुकदमे कहां जाएंगे? एक ट्रिब्यूनल हो तो बेहतर है, ट्रिब्यूनल है नहीं। हमने सीआरपीएफ आदि जवानों के लिए एक सेपरेट ट्रिब्यूनल बनाया जाए। इसके लिए हमने एक वीडियो बहुत पहले 4-5 साल पहले हमने अपलोड कर दिया था यूट्यूब पर कि सीआरपीएफ जैसे जवानों के लिए एक ट्रिब्यूनल अलग से बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो उनकी सेवा शर्तों से संबंधित विवाद है, कहां लेकर के जाएंगे? विभाग जवाब नहीं दे रहा, कहां जाएंगे? अब हाईकोर्ट जा सकते हैं। हाईकोर्ट जाना आसान है क्या? 50,000 रुपए कम से कम खर्चा हो जाएगा हाईकोर्ट जाने में, 1 लाख रुपए, और बाद में पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। तो जो दूर दराज क्षेत्रों में बैठ करके देश की सुरक्षा के लिए नौकरी कर रहे हैं, वो 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए कहां से लेकर के आएंगे हाईकोर्ट में खर्चा करने के लिए? वकील की मोटी मोटी फीस, न्यायालय की फीस, फिर न जाने कितने साल लगेंगे मुकदमे में, ये भी तो नहीं पता कि कितने साल में मुकदमा निपट जाएगा। तो सुरक्षा बलों के जवानों की जो सेवा शर्तों से उत्पन्न होने वाली चुनौतियां हैं, उनके समाधान के लिए कदम उठाने की जरूरत है। ट्रिब्यूनल अलग बनना चाहिए। मैं तो इसके स्ट्रिक्ट फेवर में हूं कि अलग ट्रिब्यूनल बनना चाहिए। इसके अलावा और भी समस्याएं हैं, जैसे कभी कभी छुट्टियां अक्सर नहीं मिलती हैं। सरकारी क्षेत्र में वैसे ही छुट्टी नहीं मिलती, और सिक्योरिटी फोर्सेस को तो और भी छुट्टी नहीं मिलती। नतीजा यह है कि कभी कभी परिवार के कोई सदस्य बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, नहीं जा सकते। रिश्तेदारों में किसी की मृत्यु हो गई, नहीं आ सकते। घर में जरूरत है उनकी, नहीं आ सकते। झगड़ा हो गया पड़ोसी से, नहीं आ सकते परिवार की मदद करने के लिए। क्यों? क्योंकि दूर दराज क्षेत्रों में तैनात है, जो इमीडिएट बॉस है वो छुट्टी नहीं दे रहा है। खुशी का मौका तो जाने दो कि खुशी के मौके पर कभी छुट्टी मिले, ऐसी समस्याओं में भी छुट्टी नहीं मिलती। जो इमीडिएट बॉस है वो छुट्टी नहीं देता। छुट्टी नहीं देता तो सुरक्षा बलों में निराशा जन्म लेती है कि भाई कमा किस लिए रहे हैं, नौकरी किस लिए कर रहे हैं, जब अपने परिवार के काम ही नहीं आ पाएंगे, जरूरत में उनके साथ ही नहीं खड़े हो पाएंगे, तो काहे बात की कमाई? परिवार के लोग हॉस्पिटलाइज हैं, नहीं जा सकते। उसका नतीजा यह है कि सुरक्षा बलों में निराशा उत्पन्न होती है, और उस निराशा में अक्सर वो बंदूक उठा करके और अपने ही अधिकारियों को गोली मार देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा इस तरीके की घटनाएं कि सीआरपीएफ के जवानों ने, बीएसएफ के जवानों ने अपनी बंदूक से अपने ही अधिकारी को गोली मार दी, फिर अंत में खुद को गोली मार ली, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने अपराध तो कर दिया, अब पूरी जिंदगी जेल में जाएगी, जेल में जाएगी और हमारा परिवार भी परेशान होगा। तो उन्होंने अधिकारी को भी गोली मारी, खुद को भी गोली मार ली। तो ये तो बड़ी चिंता का विषय है। और बड़ी मुसीबत की बात यह है कि ऐसे अधिकारी मारे जा रहे हैं, फिर भी उनको अकल नहीं आती, फिर भी उनको अकल नहीं आती कि सुरक्षा बल के कर्मियों के साथ वो बेहतर व्यवहार करें, अच्छा आचरण करें। क्योंकि कभी कभी आचरण संबंधी शिकायतें भी, खराब शिकायतें भी आती हैं कि जो बॉस है वो अपने सैनिकों के साथ अच्छा आचरण नहीं करता, भेदभाव वाला आचरण करता है। इस तरीके की समस्याएं भी चुनौतियां उत्पन्न करती हैं। इसके अलावा जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो होती ही नहीं है क्षेत्रों में, न पर्याप्त खाने पीने, इन सब की सुविधाएं। सीआरपीएफ के जवान सबसे ज्यादा मलेरिया के शिकार होते हैं, क्योंकि दूर दराज क्षेत्रों में तैनाती होती है, मच्छरों को हिष्ट पुष्ट भोजन मिलता है, वो मलेरिया फैला देते हैं। जबकि उन्हें क्रीम लगाने के लिए, एंटी जो मॉस्किटो क्रीम है वो लगाने के लिए दिया जा सकता है, मच्छरदानियां प्रोवाइड की जा सकती हैं। सरकारों को इस तरीके की सुविधा देनी चाहिए। आती है मलेरिया से पीड़ित होने के बाद आती है, सरकारी हिसाब किताब है ना, शुरू में नहीं पहुंचता। जब 10-12 लोग मलेरिया से पीड़ित हो जाते हैं तब क्रीम आ जाती है, लगा लो मच्छर नहीं काटेगा। अरे काट तो चुका, आप क्या करेगा वो? तो इस तरीके का जो सिस्टम है, सिस्टम के दोष को दूर करने की जरूरत है। 2016 में बीएसएफ के एक जवान ने खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, बड़ा वायरल हुआ था वो वीडियो। हालांकि बाद में वो जवान भी ज्यादा मुखर हो गया, और नतीजा ये हुआ कि उस जवान के खिलाफ एक्शन लिया गया, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। मुकदमा भी हुआ न्यायालय में, वो न्यायालय में भी गया और न्यायालय ने उसके डिसिप्लिनरी एक्शन को मेंटेन रखा, और फिर उसे वापस नौकरी नहीं मिल पाई। वीडियो उसने वायरल किया, ये गलत बात नहीं थी, लेकिन उसके बाद उसने पूरी तरीके से दुश्मनी मोल ले ली अधिकारियों से, गलत बयानी करने लगा, बदजुबानी करने लगा। तो आप अधिकारियों के खिलाफ गलत बयानी नहीं कर सकते, तथ्य को उद्घाटित कर सकते हैं, तथ्य सामने ला सकते हैं, न्यायालय आपके सपोर्ट में रहेगा। लेकिन अगर आप प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाएंगे, गलत बयानी करेंगे, तो न्यायालय भी आपका सपोर्ट नहीं करता। न्यायालय का ये स्टैंड है। लेकिन कम से कम उसने ये साहस दिखाया था कि उसने बीएसएफ को के द्वारा जो बीएसएफ के सैनिकों को जो दिए जाने वाले खाने की क्वालिटी थी, उस खराब क्वालिटी के बारे में वो मामले को संज्ञान में लेकर आया। उसने तो साहस दिखाया, बाकी लोग साहस नहीं दिखा पाते, वो खराब क्वालिटी का खाना ही खाते रहते हैं। ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो करप्शन कर रहे हैं, पैसा तो अच्छा आ रहा है, बजट तो अच्छा आ रहा है, वो खुद खा जा रहे हैं, सैनिकों को नहीं खिला रहे हैं। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने की जरूरत है। इसलिए एक निगरानी तंत्र, एक जवाबदेही तंत्र तो विकसित किया ही जाना चाहिए, और जवाबदेही तंत्र का विकास नहीं होता है। पर्याप्त छुट्टियां मिल, अभी हमारे जो वर्तमान गृह मंत्री हैं उन्होंने एक बड़ा अच्छा प्रपोजल दिया है कि जो जवान ऑपरेशन में तैनात होते हैं, ऑपरेशन का मतलब है जैसे वाम उग्रवाद के विरुद्ध ऑपरेशन में तैनात हैं, और इस तरीके से जो जवान इस तरीके के कठिन ऑपरेशनों में तैनात होते हैं, उन जवानों को 6 महीने तक की छुट्टी मिल सकती है अगर वे चाहें तो। यानी 6 महीने ऑपरेशन में तैनात रहेंगे, 6 महीने की छुट्टी, यानी 1 महीने ऑपरेशन में तैनात, 1 महीने की छुट्टी। अन्यथा 3 महीने तक की छुट्टियां जवान ले सकते हैं। उन्होंने ये प्रपोजल दिया सारे सुरक्षा बल के जवानों को कि भाई आप लोग विचार करके बताइए कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या हम इसको लागू कर दें।
जो सुरक्षा बलों के अधिकारी हैं, क्योंकि जैसे बीएसएफ का डायरेक्टर जनरल होता है ना, डीजी होता है, आईटीबीपी का डायरेक्टर जनरल होता है, डीजी होता है, तो जितने ये सब आईपीएस अधिकारी होते हैं, और जो गृह सचिव होता है वो आईएएस अधिकारी होता है। तो जितने आईपीएस अधिकारी हैं और आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने मना कर दिया, बोले ना इतनी छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि हमको नहीं मिलती। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमको नहीं मिलती, तुम इनको क्यों मिले, लेकिन मन में मनोभाव तो यही रहा होगा, हमको मिलती नहीं, इनको भी लेने नहीं देंगे। तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने मना कर दिया, तो ये निर्णय लागू नहीं हो पाया। लेकिन गृहमंत्री ने कहा है कि इसमें संशोधन करके हमें बताइए कि क्या मैक्सिमम हो सकता है। ये अच्छी बात है, अगर वर्तमान गृहमंत्री इस तरीके का डिसीजन ले लेते हैं तो ये सुरक्षा बलों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। फिलहाल अभी इस तरीके के जो सुझाव हैं वो आने बाकी हैं प्रभावी तरीके से। अगर ये सुझाव आएंगे तो सुरक्षा बलों के लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा, क्योंकि वो अपने परिवार को भी समय दे पाएंगे, और परिवार को भी समय दे पाएंगे तो उनका जो मोरल और मोटिवेशन लेवल है वो बहुत डाउन नहीं होगा। अन्यथा लंबे समय तक तैनातियां उनके मोरल और उनके मोटिवेशन लेवल को डाउन कर देती हैं, कमजोर कर देती हैं। इसके लिए हमें साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी चाहिए, मनोवैज्ञानिकों की मदद लेनी चाहिए, और मनोवैज्ञानिकों की मदद से उनके काउंसलिंग आदि का सहारा लेना चाहिए। जहां फील्ड ऑपरेशन हो उस फील्ड ऑपरेशन में मनोवैज्ञानिक जरूर होने चाहिए, साइकोलॉजिस्ट जरूर होने चाहिए। जैसे खानसामा होता है, रसोइया होता है, खाना बनाना खिलाता है, वैसे एक साइकोलॉजिस्ट भी रहे, डॉक्टर भी रहे, साइकोलॉजिस्ट भी रहे, तो जो यह समझ सके कि सुरक्षा बल के जवान किस तरीके के संकट से गुजर रहे हैं, सुरक्षा बल के जवान अपनी बात उससे कह सकें और वो उनके मनोभावों को समझ सके, वेंटिलेशन थेरेपी की तरीके से काम कर सके। और साइकोलॉजिस्ट होगा, उसको तरह तरह के काम आते हैं, तरह तरह की एक्टिविटीज आती हैं स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। तो स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए उन सारी एक्टिविटीज को करके और सुरक्षा बलों के लिए बेहतर सुविधा की जा सकती है। योग, ध्यान, इन सब का सहारा लिया जा सकता है। तो ये सारे कदम उठाए जाने चाहिए, उठाए भी जा रहे हैं। अच्छी बात है कि पहले से अच्छे कदम उठाए गए हैं। आधुनिकीकरण नहीं था पहले, सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और ज़्यादा करने की जरूरत है। जैसे पहले बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं दी जाती थी, क्योंकि विदेशों से मंगाते थे हम, बड़ी महंगी बुलेट प्रूफ जैकेट होती थी, बड़ी भारी भी होती थी, हैवी भी होती थी। लेकिन चलो भारी कोई बात नहीं, मिले तो सबको नहीं मिलती थी, केवल जो अधिकारी होते थे उन अधिकारियों को बुलेट प्रूफ जैकेट दे दी जाती थी। जो जवान होते थे वो बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के लड़ाई लड़ते थे। ये तो गलत बात है भाई, क्यों भेदभाव कर रहे हो? पैसा नहीं होता था इसलिए करते थे। अभी वर्तमान सरकार ने, डीआरडीओ ने नए तरीके की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है, जो विदेशों से आयात की जाने वाली बुलेट प्रूफ जैकेट की तुलना में बहुत हल्की है, लगभग आधे वजन की है और उनसे इफेक्टिव है। तो वर्तमान भारत सरकार ने यह घोषणा कर दी कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट है हम विदेशों से नहीं मंगाएंगे, भारत खुद की बनाई हुई बुलेट प्रूफ जैकेट सैनिकों को देगा। और प्राइवेट कंपनी से फंड मंगाया गया, सरकार के पास फंड होता नहीं, प्राइवेट कंपनी से फंड मंगाया गया, ट्रिपल पी मॉडल के आधार पर भारत में बुलेट प्रूफ जैकेट अब खुद बन रही है। और अब हमारे सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट मंगाने के लिए विदेशों से निर्भरता खत्म हो गई है। इसमें हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं, नंबर एक बात। दूसरी बात, दूसरा निर्णय भारत सरकार ने लिया कि अभी तक अगर किसी भी ऑपरेशन में जाने वाले सिक्योरिटी पर्सनल्स के लिए अगर बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत होती थी तो जो परमिशन है वो हेड ऑफिस देता था। तो हेड ऑफिस परमिशन देता था तो फाइल मूव होती थी, एक एक स्टेप आगे बढ़ती है फाइल ना। जैसे कानूनगो से डीएम तक जानी है तो कानूनगो से नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार से तहसीलदार, तहसीलदार से एसडीएम, एसडीएम से डीएम, ऐसे जाती है, इकट्ठे नहीं जाती, फाइल जंप नहीं होता, तो एक एक स्टेप आगे बढ़ती है। तो ऐसे ही जब इस तरीके के साधन चाहिए होते थे तो बड़ा लंबा समय लगता था। वर्तमान सरकार ने यह निर्णय कर दिया, यह आदेश पारित कर दिया कि अब बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए जो फील्ड ऑफिसर है वही निर्णय ले सकेगा और वही सीधे खरीद का ऑर्डर दे सकेगा। अब मुख्यालय से परमिशन की जरूरत ही नहीं। जो फील्ड ऑफिसर है, जो फील्ड में तैनात है, वही सीधे बुलेट प्रूफ जैकेट की खरीद का ऑर्डर दे सकेगा, बजट विभाग को देना पड़ेगा। तो इस तरीके के लिबरल रूल्स बनाए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन ये काम तो कर दिया गया, लेकिन अभी और भी बहुत सारे काम करने बाकी हैं। जैसे हमारे जो बुलेट प्रूफ हेलमेट बनते हैं, बुलेट प्रूफ हेलमेट भी हम तैयार करते हैं। तो जो बुलेट प्रूफ हेलमेट बनते हैं वो केवल कनपट्टी के ऊपर के एरिया को कवर करते हैं। हमें ऐसे बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाने की जरूरत है जो हमारे यहाँ पूरे कान के एरिया को कवर कर सके, कान तक के एरिया को कवर कर सके। बुलेट प्रूफ हेलमेट की डिजाइन को भी थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि मूवमेंट वगैरह में बड़ी चैलेंज होते हैं, इसलिए केवल और केवल सर को कवर करने के लिए बनाए जाते हैं। तो यहाँ भी थोड़े से रिसर्च करके डिजाइन चेंज करके और इसको और बेहतर बनाने की जरूरत है। जो जंगलों में चलाने वाले ऑपरेशन जैसे सीआरपीएफ वगैरह के जवान हैं, उनके लिए जो हेलमेट प्रोवाइड किए जाते हैं, उस हेलमेट के भी डिजाइन को चेंज करने की जरूरत है। जैसे मच्छर काटने का सबसे बड़ा डर होता है, तो गर्दन में मच्छर काट सकते हैं, हाथों में मच्छर काट सकते हैं, तो इसके लिए हाथों में ग्लव्स पहनाए जा सकते हैं, गार्ड पहनाए जा सकते हैं, मॉस्किटो गार्ड पहनाए जा सकते हैं। गर्दन के लिए हेलमेट से लटकते हुए कंधे तक नेट, मॉस्किटो नेट पहनाए जा सकते हैं। मॉस्किटो नेट वाले हेलमेट होने चाहिए जिससे कि ऐसे ऑपरेशन में उन्हें समस्या ना हो। जैसे आप पुराने योद्धाओं को लड़ते हुए देखो, अगर तलवार से लड़ते हुए, तो पुराने योद्धाओं को अगर लड़ते हुए देखो तो वो जो हेलमेट पहना करते थे, कवच और हेलमेट वगैरह पहना करते थे, उसमें लोहे के तार लगे होते थे, ऐसे ऐसे गर्दन के आसपास, गले और आसपास लोहे के तार इसलिए लगे हुआ करते थे कि अगर तलवार कहीं बगल से गुजरे तो उन तारों को टच करे, गर्दन सेफ रहे। लेकिन अब तलवार बाजी तो है नहीं, अब तो गोलीबारी है। तो हम ऑपरेशन में ऐसे मॉस्किटो नेट वाले हेलमेट तैयार करके उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लिए कदम खूब उठाए जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अभी और एडवांसमेंट की जरूरत है, और एडवांसमेंट की जरूरत है इस तरीके के जो मैंने बताए। और इन एडवांसमेंट के लिए फंड चाहिए। सरकारें फंड का ओनर होती हैं, लेकिन सरकारें बजट इकट्ठा कर सकती हैं सरकारें चाहें तो। और अगर लगता है कि किसी अकस्मात बजट की जरूरत है तो लोगों पर सेस लगाया जा सकता है। भाई लिकर पर सेस लगा दो और पैसा इकट्ठा कर लो। ये जो सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री है, ये जितने भी सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियां हैं जो इस्तेमाल होती हैं, है ना, फेस क्रीम और लिपस्टिक, इन सब पे भी लगा दो, सेस लगा दो। ये सब बहुत जीवन के आवश्यक अंग तो है नहीं, शराब है और सौंदर्य सामग्रियां हैं, तो इन सब पर हम सेस लगा सकते हैं, अतिरिक्त कर लगा सकते हैं, और उन सब पर अतिरिक्त कर लगा करके पैसा वसूल सकते हैं।
पेट्रोल वगैरह पर भी कुछ मात्रा में कुछ समय के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए हम अतिरिक्त कर लगा करके और पैसा वसूल सकते हैं, और इससे जो फंड आएगा उस फंड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस एक मुश्त संसाधन इकट्ठा करने के लिए। अन्यथा क्राउड फंडिंग की जा सकती है। क्राउड फंडिंग का मतलब है कि जैसे कोविड के दौरान भारत सरकार ने लोगों से कहा, नागरिकों से कहा कि भाई कोविड के लिए चैलेंज है, कोविड के लिए चुनौतियां हैं और पैसा कम है, इसलिए अगर जनता चाहे तो डोनेट कर सकती है। लोगों ने बहुत डोनेट किया भारत सरकार के खजाने में कोविड से निपटने के लिए, और उस पैसे का उपयोग कोविड प्रबंधन पर किया गया, नशीले पदार्थों पर लगा दिया जाए। तो ये सब करके किया जा सकता है। मसाला, गुटखा, मसाला, इन सब पे तो दुगना तिगुना कर लगा देना चाहिए। जितना ये गुटखा, मसाला, तंबाकू, सिगरेट, शराब अगर 100 रुपए बिकता है तो 100 रुपए कर लगा दिया जाए। 200 रुपए, क्या मतलब है इनका? जिंदगी बर्बाद करने के लिए ही है, तो इनकी कीमत दुगनी बढ़ा देनी चाहिए, दुगना कर लगा देना चाहिए। फंड इकट्ठा हो जाएगा, बहुत फंड इकट्ठा हो जाएगा सरकार के पास। और ये ऐसी एसेंशियल चीजें भी नहीं है कि इनके बिना जीवन न चले। तो फंडिंग की जा सकती है सरकार के द्वारा, और फंडिंग करके और बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं। लिखते हैं हम लोग सुरक्षा बलों के बारे में, लिखो। तो ये सब तो आपने लिख ही लिया होगा। सुरक्षा बल की भूमिका लिखो, सुरक्षा बलों की भूमिका लिखो। एक एक पॉइंट लिखते चलते हैं। सीमाओं की सुरक्षा करने में, सीमाओं की सुरक्षा करने में, सीमाओं की सुरक्षा करने में, वो पहले लिख चुके हैं कि बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा और ये सब, सीमाओं की सुरक्षा करने में। अगला पॉइंट, सीमा पार से होने वाले, सीमा पार से होने वाले घुसपैठ, अवैध कारोबार, सीमा पार से होने वाले घुसपैठ, अवैध कारोबार को रोकने और सीमावर्ती क्षेत्रों में, और सीमावर्ती क्षेत्रों में, और सीमावर्ती क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने में, कानून व्यवस्था बनाए रखने में। अगला पॉइंट, युद्ध के दौरान हल्के मोर्चों पर, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो बीएसएफ के जवान भी जवाब दे रहे थे, युद्ध के दौरान हल्के मोर्चों पर, हल्के मोर्चों पर भूमिका निभाने में, भूमिका निभाने में। अगला पॉइंट, आंतरिक उपद्रवों, आंतरिक उपद्रवों से सुरक्षा करने में, आंतरिक उपद्रवों से सुरक्षा करने में, जैसे वाम उग्रवाद से रक्षा, आंतरिक उपद्रवों से रक्षा करने में, जैसे वाम उग्रवाद, पूर्वोत्तर का उग्रवाद, आतंकवाद इत्यादि, इन सब से रक्षा करने में, आंतरिक उपद्रवों से रक्षा करने में, जैसे वाम उग्रवाद, आतंकवाद, पूर्वोत्तर का उग्रवाद इत्यादि। अगला पॉइंट लिखो, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने, अधिक हिंसा होने, अधिक हिंसा होने की दशा में, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने, अधिक हिंसा होने की दशा में शांति की स्थापना सुनिश्चित करने में, शांति की स्थापना सुनिश्चित करने में। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, देश में महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा करने में, देश में महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा करने में। अगला पॉइंट, देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, स्थलों, स्थानों, प्रतिष्ठानों, स्थानों की सुरक्षा करने में, की सुरक्षा करने में। वो लंदन वाला उदाहरण भी लिख लो जो हमने बताया था, उसी में लिखो। भारतीय सुरक्षा बलों की गुणवत्ता को, भारतीय सुरक्षा बलों की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए या गुणवत्ता के कारण ही, गुणवत्ता के कारण ही 2017 में 2017 में लंदन में मेट्रो पर आतंकी हमले के पश्चात, लंदन में मेट्रो में आतंकी हमले के पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने घोषणा की, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि अब दिल्ली मेट्रो के पैटर्न पर, अब दिल्ली मेट्रो के पैटर्न पर लंदन मेट्रो की भी सुरक्षा की जाएगी, दिल्ली मेट्रो के पैटर्न पर लंदन मेट्रो की भी सुरक्षा की जाएगी। अगला पॉइंट, विभिन्न आपदाओं, विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन में, विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन में भूमिका, जैसे जैसे गुजरात के भुज में भूकंप के बाद, भुज में भूकंप के बाद बीएसएफ की महत्वपूर्ण भूमिका, सबसे पहले पहुंचने वाली फोर्स थी बीएसएफ, बीएसएफ की भूमिका। डीएम नहीं पहुंच पाया था, डीएम को तो बाद में हटा दिया गया वहां के। बीएसएफ की भूमिका,
उत्तराखंड में आपदा, उत्तराखंड में आपदा के प्रबंधन में आईटीबीपी की भूमिका आदि, आईटीबीपी की भूमिका आदि। अगला पॉइंट, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने में शांतिकाल का एक काम यह भी है, अब टीएन शेषन के बाद से इनकी तैनाती होने लगी है, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने में। अगला पॉइंट लिखो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाए जाने वाले, संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाए जाने वाले शांति मिशनों में, शांति मिशनों में दूसरे देशों में शांति और सुरक्षा की बहाली करने में या स्थापना करने में, दूसरे देशों में शांति और सुरक्षा की स्थापना करने में, जैसे कांगो, लाइबेरिया आदि। अब तक संयुक्त राष्ट्र के 49 अर्थात सर्वाधिक मिशनों में भारत के जवानों ने भूमिका निभाई है, भारत के जवानों ने भूमिका निभाई है सर्वाधिक मिशन में 49। अब लिखो चुनौतियां, सुरक्षा बलों के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। पहला पॉइंट लिखो, दुर्गम क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में दीर्घ अवधि, लंबी अवधि के लिए की जाने वाली नियुक्तियां, दुर्गम क्षेत्रों में दीर्घ अवधि के लिए की जाने वाली नियुक्तियां। अगला पॉइंट, दुर्गम क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव, दुर्गम क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव। अगला पॉइंट, सेवा शर्तों से उत्पन्न होने वाले तनाव, सेवा शर्तों से उत्पन्न होने वाले तनाव, जैसे पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति के लिए, जैसे पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति के लिए आवश्यक अवकाश न मिल पाना, आवश्यक अवकाश न मिल पाना आदि आदि। अगला पॉइंट लिखो, कभी कभी सुरक्षा बलों से संबंधित मामलों में, कभी कभी सुरक्षा बलों से संबंधित मामलों में कुप्रबंधन की समस्या, कुप्रबंधन की समस्या, जैसे 2016 में, जैसे 2016 में बीएसएफ के एक जवान के द्वारा, 2016 में बीएसएफ के एक जवान के द्वारा खराब खाने का वीडियो, खराब खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करना, सोशल मीडिया पर शेयर करना। अगला पॉइंट, कभी कभी अधिकारियों के द्वारा, कभी कभी अधिकारियों के द्वारा सुरक्षा बलों के साथ किया जाने वाला भेदभाव, सुरक्षा बलों के साथ किया जाने वाला भेदभाव। नेक्स्ट पॉइंट, आधुनिकता के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, आधुनिकीकरण के लिए या आधुनिकता के लिए, आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, फिर भी फंड के अभाव के कारण, धन के अभाव के कारण, अनेक कदमों की पहल का अभाव, अनेक कदमों की पहल का अभाव। अगला पॉइंट, सुरक्षा बलों में विगत वर्षों में, सुरक्षा बलों में विगत वर्षों में तनाव की मात्रा में वृद्धि, तनाव की मात्रा में वृद्धि। तो ये हो गए चुनौतियां। अब लिखो उपाय, उपाय। पहला पॉइंट लिखो, सुरक्षा बलों, सुरक्षा बलों की सेवा शर्तों से उत्पन्न होने वाली, सुरक्षा बलों की सेवा शर्तों से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए, चुनौतियों के समाधान के लिए एक अलग अधिकरण ट्रिब्यूनल स्थापित किया जाए, एक अलग अधिकरण ट्रिब्यूनल स्थापित किया जाए, एक अलग अधिकरण स्थापित किया जाए। अगला पॉइंट, सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लिए, सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लिए उठाए जाने वाले कदमों को तीव्र किया जाए, सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लिए उठाए जाने वाले कदमों को तीव्र किया जाए, सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लिए उठाए जाने वाले कदमों को तीव्र किया जाए और अतिरिक्त फंड सृजित किए जाएं, और इसके लिए अतिरिक्त फंड सृजित किया जाए, अतिरिक्त कर लगाए जा सकते हैं टेम्पररी 6 महीने 1 साल के लिए, ये सब किया जा सकता है, अतिरिक्त फंड सृजित किए जाए। अगला पॉइंट लिखो, भोजन, नींद, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं पर, भोजन, नींद, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए। अगला पॉइंट, तनाव को दूर करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए योग, ध्यान आदि का सहारा लिया जाए,
योग, ध्यान आदि का सहारा लिया जाए। अगला पॉइंट, सुरक्षा बलों की सेवा शर्तों में आवश्यक परिवर्तन किए जाएं, आवश्यक परिवर्तन किए जाएं और उन्हें आकर्षक बनाया जाए। जैसे उन्हें पेंशन नहीं मिलती, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। जिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, उसके लिए भूमिका निभाना बेहद जरूरी है इस दिशा में। लेकिन पेंशन खत्म हो गई तो उनकी भी खत्म हो गई। तो अब जो शहीद हो जाते हैं, फिर उनको हालांकि एक मुश्त पैसा मिलता है, परिवार वगैरह के सदस्यों को ह्यूमन ग्राउंड पर नौकरी आदि की भी व्यवस्था की जाती है। लेकिन एक अच्छा काम भारत सरकार के गृह मंत्रालय और अक्षय कुमार ने मिल करके किया है। एक्टर है अक्षय कुमार, उन्होंने मिल करके किया है कि एक उन्होंने अलग पोर्टल बना दिया है। जो जवान सीआरपीएफ के शहीद होते हैं, उनकी फोटो अपलोड कर दी जाती है और लोगों से कहा जाता है कि आप फंडिंग कीजिए। उनका अकाउंट नंबर भी अपलोड कर दिया जाता है, उनके परिवार के सदस्यों का, पत्नी का, या पत्नी नहीं है तो माता पिता का अकाउंट नंबर अपलोड कर दिया जाता है। और उस अकाउंट नंबर में लोग पैसा देते हैं, कंपनियां पैसा देती हैं, लोग पैसा देते हैं, एनजीओ पैसा देते हैं। और 15 लाख का कैप है कि जैसे ही किसी शहीद के अकाउंट में 15 लाख रुपए धनराशि जमा हो जाएगी, उसकी फोटो और उसका अकाउंट डिटेल उस पोर्टल से हटा लिया जाएगा। तो हर ऐसे शहीद परिवारों के लिए लोगों से 15-15 लाख रुपए जुटाए जा सकें, इसके लिए गृह मंत्रालय और प्राइवेट ने मिलकर के इस तरीके से पहल की है। ये एक अच्छा कदम है इस तरीके का। तो अगला लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जवानों और अधिकारियों के बीच संबंधों को, जवानों और अधिकारियों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, प्रभावी प्रशिक्षण का प्रबंध किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए। प्रभावी प्रशिक्षण का प्रबंध किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए। तो ये हो गया सुरक्षा बलों के बारे में चर्चा। अब लास्ट यूनिट थी हमारी ये सुरक्षा बल, जो हम लोगों ने सिलेबस पहले दिन लिखा था, उस सिलेबस में ये हमारी लास्ट यूनिट थी, अंतिम टॉपिक था और सुरक्षा बल। और इस प्रकार सुरक्षा बल के कंप्लीट होने के साथ साथ हमारी सिक्योरिटी की यूनिट कंप्लीट होती है। तो सिक्योरिटी का टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हो गया। जितना पढ़ाया है उसे पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ज़्यादा है नहीं, थोड़ा कंटेंट है। 4 क्वेश्चन आते हैं, आसानी से आप कर सकते हो, कंटेंट मिल जाएगा। एनालिसिस करने की क्षमता आपको खुद धीरे धीरे डेवलप करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करते हुए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए, करंट के साथ अपडेट करते रहना है। करंट में कोई घटनाक्रम अगर घटता है तो उस घटनाक्रम को जोड़ करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैट आपके ऑन कर लेते हैं, आपके चैट भी देख लेते हैं और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन यूनिट से, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग कर लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो 2025 में पूछा गया है